नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, हमारी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे मेहनत को और भी क्या करना है, तेज करना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज का जो है होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, मुझे विश्वास है कि वो समाप्त तो हो जाएं। और आप सब लोग इस समर में, जो समर आपका भी एग्जामिनेशन का चल रहा है, उसमें आप सफलता प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आइए हम आज चर्चा आरंभ करते हैं टेस्ट 19 के प्रश्नों पर। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए साहब हम फोम नहीं लेंगे, पानी नहीं लेंगे, सोडा एसिड नहीं लेंगे, हम CO2 का प्रयोग करेंगे, CTC का प्रयोग करेंगे या हेलॉन का प्रयोग करेंगे। ये तीनों अगर नहीं है तो अंत में हम रेत का प्रयोग करके पानी को बुझाएंगे, क्योंकि ये सब जो हमारे अवयव हैं, फोम, पानी और आपकी सोडा एसिड, ये सभी क्या होती हैं, मतलब हमारे आग को बढ़ाने का ही काम करती हैं। इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की प्रॉपर्टी होती हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए तो मेरा रजिस्टर क्या करता है, पीएफ को यूनिटी मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम इसके माध्यम से इंप्रूव तो नहीं कर पाएंगे, बट मेरा ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम पावर फैक्टर दे रहा है। इंडक्टर मेरे पावर फैक्टर को लैग करता है, घटाता है। हमारी लीड करवाने का काम किसका है साहब, कैपेसिटर का है। तो आप ध्यान रखिएगा, मेरी कैपेसिटर पीएफ को इंप्रूव कराएगी। अगर हैवी मशीनरीज में आपका यूज करना है तो हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। अगर इंडक्शन मोटर में यूज करना हो तो हम लोग फेज एडवांसर का यूज करते हैं। ये सभी डिवाइसेस, कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, फेज एडवांसर, ये सभी डिवाइसेस हमारे पावर फैक्टर को क्या करती है डियर फ्रेंड, बढ़ाने में मदद देती हैं। और आप सब तो जानते ही हैं मेरा पीएफ क्या होता है, R/Z होता है। मेरा पीएफ क्या होता है, कोसाइन कोण होता है। किसके किसके बीच, V व I के बीच। मेरा पीएफ क्या होता है साहब, ये kW/kVA रेटिंग होती हैं मेरी पीएफ। और क्या होती हैं तो सरकार याद रखना, एक्टिव पावर अब बटा आपका क्या होता है, एपरेंट पावर होता है। तो आप कई रूपों में इसको साहब क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर, तो हम डोमेस्टिक में क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई लेते हैं। और ये सप्लाई आपको कहाँ से मिलता है, एक फेज प्लस आपका क्या होता है, न्यूट्रल की मदद से मिलता है। ऐसी स्थिति में मेरी राइट आंसर क्या है, 230 स्टैंडर्ड, 207 से लेके 250 वोल्ट तक के वोल्टेज पर हमारा उपकरण चल रहा होता है। हम लोग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, जिसमें ±3% का टॉलरेंस एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। चलिए, सरकार कह रहा है आमतौर पर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो साथियों याद रखना, ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग प्रायः जो है सिंगल फेज वाले मोटर में ज़्यादातर प्रयोग में ली जाती हैं। और आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा, हमारी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जब होगी तो हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए। मेरा जो पिच फैक्टर होगा, समझ गए, वह कितना हो जाएगा आपको मालूम है। अगर मेरी क्या हो जाए, आपका वाइंडिंग फैक्टर जो होता है, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, वाइंडिंग फैक्टर जो होता है पिच फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपका जो संकेंद्री वाइंडिंग होती है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, तब यहाँ पर मेरे केडी का मान <<1 होता है। ठीक है, क्या होता है, <1। इस छोटी सी बात को भी याद रखिएगा। यदि आपकी फुल पिच क्वाइल हो, क्या हो साहब, यदि मेरी फुल पिच क्वाइल हो तो पिच फैक्टर केपी का मान 1 होता है। यदि आपकी क्या हो, शॉर्ट पिच क्वाइल हो, तब हमारे केपी का मान << क्या होता है, 1 होता है। इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़े का आकार किसके द्वारा, ये हथौड़ा हमारा है साहब, ये क्लॉ हैमर है।
यहाँ वाला भाग आप देख रहे हैं, ये आई है जिसमें हमने बेंट को फंसाया है, मतलब इसके हत्थे को अटैच किया है, होल है वहाँ पर। ये वाली भाग ऐसी, ये मेरी नेक है, ये मेरा फेस है जिसे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पोल कहते हैं, ये गोल वाला भाग को पोल कहते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन मेरा चीक कहलाता है। ये हैंडल है, ये ग्रिप है जो पकड़ते हैं, हमारे लिए सुविधाजनक होती हैं। हमारी हैमर्स का काम है साहब क्या करना, ठोकना, पीटना, इस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैमर्स का यूज करते हैं। तो मेरे विद्वान साथियों, हथौड़े के भार के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बक कन्वर्टर का यूज, दो तरह का कन्वर्टर होता है, एक बक और दूसरा आपका बूस्ट होता है, समझे कि नहीं। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं मेरे विद्वान साथियों, बक कन्वर्टर जो है यह वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है, ठीक है। अब बूस्ट क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है। क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है, समझे। ये हमारी एक कन्वर्टर है जो डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर होती है। ये क्या होती है, बक कन्वर्टर, याद रखिएगा, यह डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर होती है। क्या होती है सरकार, डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर होती है। वी आर गोइंग विद द राइट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला कह रहा है कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी, कोशिश कीजिए आप लोग जवाब दीजिए। हम सब जानते हैं मेरे डीसी शंट मोटर में एन क्या होता है, ईबी बटे फाई के बराबर होता है। किसमें साहब, डीसी शंट में। यानी मेरी स्पीड कहीं न कहीं क्या है, मेरे फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती है ना, फ्लक्स का व्युत्क्रमानुपाती है। और मेरा फ्लक्स होता है अस्थिर। क्या होती है, मेरी फ्लक्स क्या होती है यहाँ पर, कांस्टेंट। आज जब मेरी फ्लक्स कांस्टेंट होती हैं तो आइए का इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस हमारी स्पीड भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या होती हैं, मेरी स्पीड भी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती हैं। सो हम किसे कंसीडर कर लें, मेरी शंट मोटर को हम कंसीडर कर लें। दैट इज हेयर द स्पीड ऑफ दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन आर्मेचर करंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनस मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या है। तो पोल की संख्या कैसे पता चलती है, NS बराबर 120 F/P होता है। हम P बराबर क्या लिखेंगे साहब, 120 F/NS लिखें तो मेरा P समानुपाती F का, आप P व्युत्क्रमानुपाती NS का, तो गति और आवृत्ति से क्या होगा, पता चल जाएगा। तो आवृत्ति और गति इस दोनों पर क्या हो रही है, यह डिपेंड कर रही है। वी आर गोइंग विथ विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए एंटीमनी किसका उदाहरण है, जबरदस्त प्रश्न, खटाखट जवाब दीजिए, लक्ष्य के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस माय डियर फ्रेंड। एंटीमनी मेरा क्या है, पारामैग्नेटिक पदार्थ है। क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। लो चुंबकीय पदार्थ जो होता है इसमें रिलेटिव परमिएबिलिटी मच मच ग्रेटर देन 1 होती है, समान रूप से 100 से लेके 1000 के बीच होती है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्या है, बहुत उत्तम क्वालिटी का क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, समझ गए। जैसे आपका CrGoS है, हमारी सिलिकॉन स्टील हैं, ये सब इसके अंदर आती हैं। अनुचुंबकीय जो हैं इसमें म्यूआर का मान स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, थोड़ी सी चुंबकनशीलता इसमें होती हैं। लेकिन जब आप डायामैग्नेटिक में जाएंगे तो म्यूआर जो होता है लेस देन 1 होता है, इसमें चुंबकीय गुण का विकास होना संभव नहीं है। आपकी कॉपर वगैरह जो है वो बिल्कुल किसके अंदर आती है, डायामैग्नेटिक। इंसुलेटिंग पदार्थ तो धारा को जाने ही नहीं देगा। आप जानते ही मेरा रबर है, माइका है ना, आपका साहब क्या कहते हैं कि हमारी प्लास्टिक हैं, ये सब आपकी क्या हैं, इंसुलेटिंग पदार्थ है नॉर्मली। तो हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक्स इसकी चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक होती है, पॉजिटिव होती है, बट नॉट टू मच सफिशिएंट। निम्नलिखित में कौन सा मानक वोल्टेज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
किया जाता है उपयोग में। तो मानक जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज वो 11 केवी का है, जो हमारी क्या है, अच्छा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो ठीक तो है, हम लोग प्राइमरी में कितना तक जाएंगे, प्राइमरी में हम लोग 11 केवी तक जाएंगे। और सेकेंडरी की बात जब होगी तो हम लोग सेकेंडरी में ना क्या करते हैं, 11 केवी को वापस 440 वोल्ट और सिंगल फेज का 230 में बदलने का काम करते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरा जो कंज्यूमर है साथियों, वह किससे जुड़ा होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से कौन जुड़ा होता है, मेरा कंज्यूमर जुड़ा होता है। चलिए, कह रहा सोडियम वेपर लैंप द्वारा प्रकाश का रंग, सोडियम वेपर लैंप द्वारा प्रकाश का रंग पीला होता है, इसीलिए इसको हम लोग मोनोक्रोमैटिक लैंप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मोनोक्रोमेटिक लैंप, एक वर्णी लैंप। इसे हमेशा प्रयोग कैसे किया जाता है, क्षैतिज अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका गैसीय डिस्चार्ज के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है, गैसीय डिस्चार्ज के सिद्धांत पे काम करता है। ये कैपेसिटर हम लगाते हैं पीएफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्या करने के लिए, पीएफ इम्प्रूव करने के लिए। ये हाई रिएक्टेंस का मेरा क्या होता है, हाई रिएक्टेंस का मेरा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, समझ गए। और इसका संचालन जो है वह कितने देर में, 10 से 15 मिनट में होता है, स्लो परफॉर्म करती है। इसका CRI भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स इसकी क्या होती है, काफ़ी कम होती है साथियों। और आप जीवन भर याद रख लेना, हमारे सोडियम वेपर लैंप की जो दक्षता होती है वह 40 से लेकर के 50 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। इसके एज की बात करें तो 3500 आवर्स के आसपास होता है। वी आर गोइंग विद द आंसर ऑप्शन नंबर बी। नियॉन की मौजूदगी के कारण शुरुआत में हल्का आपका गुलाबी लाल जैसा प्रकाश इससे मिलता है। टाँका लगाने सोल्डिंग करने का मुख्य उद्देश्य है, सोल्डिंग करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो तार को नट में आप फंसा रहे हैं और बार बार खुल रहा है, तो हमारी कोशिश है कि उसके साथ पूरी तरह से फिक्स हो जाए, मजबूत हो जाए, अस्थाई हो जाए, बार बार खुले नहीं, ओपन नहीं हो, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो तारे के संयोजन को कांस्टेंट बनाना, अस्थाई बनाना, मजबूत जोड़ देना, ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है साथियों। ठीक है, चलिए हमारा क्या है, वाट मीटर एक डैश उपकरण है साहब। तो वाट मीटर कैसा उपकरण है, जल्दी बताइएगा, वाट मीटर कैसा उपकरण है। यहाँ बैठे मेरे विद्वान साथियों कोशिश करिएगा साहब। वाट मीटर मेरा सिग्नलिंग इंस्ट्रूमेंट है, सांकेतिक उपकरण है। इसको हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। मेरी इंटीग्रेटिंग के अंदर क्या आ जाती हैं, आपकी एनर्जी मीटर आती हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, तो आपका रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर क्या होता है, मेरा रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, ये वैल्यू को रिकॉर्ड करके रखता है, ये आता है साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारी वाट मीटर जो है यह सक्रिय शक्ति को मापने का काम करती है। क्या करती है, ये सक्रिय शक्ति को मापने का काम करती हैं। P बराबर VI cos फाई को यह मेजर करती हैं। हमारे वाट मीटर में 2 कॉइल होते हैं, एक आपका होता है करंट कॉइल CC, एक आपका क्या होता है, करंट कॉइल CC। अब पैरेलल में क्या लगा होता है, ये आपका क्या है, करंट कॉइल CC। ये मेरा पोटेंशियल कॉइल क्या है आपका PC। मेरी पोटेंशियल कॉइल जो है इसका रेजिस्टेंस उच्च होता है, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस निम्न होता है। इसको श्रेणी में लगाते हैं। यह सदैव कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, यह जो है हमारी वोल्टेज को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये आपकी करंट को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फेज डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ में हम पावर फैक्टर की एनालिसिस करते हैं। इसकी मदद से हम वाटफुल पावर को बड़ी आसानी से माप सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। IEC 60364 के लिए
भाग 4:44 के अनुसार भवनों के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या प्रदर्शित करता है? तो मेरे भवनों का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हमें बताता है, ये कंडिका बताती है कि वोल्टेज डिस्टरबेंस और विद्युत चुंबकीय इनहेरिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस, इस दोनों के कारण जो भी परेशानी है उससे हमको क्या करना है, सेफ सुरक्षित रहना है, उससे बचाव का प्रयास करना है और उस पर हमें कंसंट्रेट करना है। यह गाइडलाइंस हमको कहाँ से मिलता है? आईईसी इंडियन इलेक्ट्रिकल कोड 60364 12 के 44वें भाग में मिलता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये मेरा इंक्यूबेटर है साथियों, पोल्ट्री फार्म में यूज होता है। अंडे को प्रॉपर संचेचन के लिए, निषेचन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर जो है हीट, एक समान मात्रा की हीट, हमेशा कांस्टेंट हीट मिलती रहे, इसके लिए इसका व्यवस्था किया जाता है। अगर 2 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट चली भी गई, पावर ऑफ भी हो गई, इसके अंदर पानी रहता है, जो पानी गर्म होता है और वह सूटेबल टेम्परेचर को यह 2-3 घंटे के बैकअप के लिए मेंटेन कर लेता है। आपका अंडा खराब नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरे राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएंगे? वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर ए, पोल्ट्री फार्म। 660 जूल कार्य करने के लिए 120 वोल्ट के समांतर विभवांतर वाले बैटरी के द्वारा कितना चार्ज होगा? आप जानते हैं साहब, हमारी जो वोल्टेज होती हैं वह क्या होती हैं? W/Q, वर्क बटे चार्ज होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा है Q, है ना, तो हम लोग क्या लिखने जरा बताइएगा? V/Q बराबर वर्क हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। Q बराबर आपका क्या हो जाएगा? वर्क बटे वोल्टेज हो जाएगा। तो मेरा वर्क कितना है? 600 है ना, और मेरा वोल्टेज कितना है? 110 है। ज़रा आप ही हमको बता दीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू? 600/110 क्या मान हो जाएगा? यहाँ पर तो 600 नहीं 660 ने दे दिया है जी, हम 660 दे दिया है तो 660 लेंगे। तो 660/110 कट के कितना हो गया? 6 कूलम हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? बी है। यही तो है कठिन सवाल, है कि नहीं है? क्या है मेरा कठिन सवाल? 660/110, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब लेते हैं? तो इलेक्ट्रिक टेस्टर में हम लोग नियॉन बल्ब लेते हैं। यही मेरा इंडिकेटर के रूप में क्या करता है? काम करता है। इसके साथ सीरीज में हम लोग रजिस्टर भी लगाने का काम करते हैं। और ध्यान रखना, मेरा जो नियॉन बल्ब है यह कैसा प्रकाश देता है साहब? लाल रंग का प्रकाश देता है। यह एक प्रकार का क्या है मेरा? कोल कैथोड लैंप है। क्या है साहब? एक प्रकार का कोल कैथोड लैंप है। यह भी गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। इसमें आपके क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। अगर इस नियॉन बल्ब की बात करें तो ये 50,000 घंटे तक की इसकी क्या होती है? जीवन काल होती हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.5 का बाइनरी बताना है, यानी 5 आपका बाइनरी है, इसका 5 आपका दशमलव में है, डेसिमल नंबर है, बाइनरी बताना है। तरीका क्या होता है? 1 2 4 8 16, हमको तो 5 ही चाहिए, तो 4 और 1 लेके काम चलेगा। तो 4 के नीचे 1, जिसको नहीं लिया 0, और फिर 1 को लिया तो 1, तो क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। यह टेक्निक यूज करके आप खटाक से बदल लेंगे, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ये दिया गया सिंबल, इस तरह का सिंबल कटिंग है, तो कटिंग वाला स्पष्ट है कि लैंप है, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी गई है। जब चौड़ाई बढ़ा दी गई है तो विद्वान मित्रों आप ही लोग मुझे गाइड करिए, ये क्या हो सकता है? व्हाट इज दिस? ये साहब मेरा डिस्चार्ज लैंप का सिंबल है। क्या है? डिस्चार्ज लैंप का मेरा संकेत है। गैसियस डिस्चार्ज पे आधारित है। एम्पियर किसकी एसआई मात्रक होती है? तो मेरे करंट की मात्रक क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकंड होता है, क्योंकि आप आई बराबर क्या जानते हैं? Q/T जानते हैं। वोल्टेज मेरा किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है साहब? मात्रक होता है। उष्मा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। पोटेंशियल वोल्टेज का मात्रक क्या होता है सरकार? वोल्ट होता है। क्या होता है इसका मात्रक? वोल्ट होता है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला मेरा क्या है साहब, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अब तो समय बहुत कम बचा आपके पास, लेकिन अगर 4-5 दिनों में भी आप फास्ट रिवीजन चाहते हैं तो हमारे बूस्टर रिवीजन बैच से आप जुड़ सकते हैं, जहां क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, जिससे कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निश्चित रूप से अचीव कर सकते हैं, उतनी करा दी गई हैं। और तो और इसमें हमने शॉर्ट नोट्स भी प्रदान कर दिया है इस बैच के अंदर, जो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। उसको आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, और यहाँ की वीडियो क्लासेस को अगर आप सुनने का प्रयास करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। साथ ही साथ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, सभी ट्रेड के लिए बेसिक साइंस और ईडी का ये स्पेशल बैच है, जो कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर उपलब्ध है साथियों। और इसमें बेसिक साइंस और ईडी के कंप्लीट पोर्शंस को कवर करने का काम किया गया है, जो आपको बहुत मदद देगी, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मापी उपकरण में हेयर स्प्रिंग डैश का बनता है। ये हेयर स्प्रिंग जो है, इसका हम लोग प्रयोग स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसका काम है कंट्रोलिंग टॉर्क को विकसित करना। मेरी पॉइंटर पर जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगती है तो जीरो से पॉइंटर आगे की ओर मूव करता है, लेकिन जस्ट अपोजिट में क्या लगता है? कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी लगता है। और जब मेरा क्या हो जाए, टीडी बराबर टीसी हो जाए, तो मेरी पॉइंटर क्या होती है साहब? अस्थिर हो जाती है। मेरी पॉइंटर क्या हो जाती है? अस्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, स्टैटिक हो जाती हैं। फिर हमको रीडिंग सही मिलता है। तो यहाँ ये जरूरी है साहब, ये बना होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का। रहता तो पतला है, बाल की तरह पतला, लेकिन मजबूती इसकी जबरदस्त होती है। क्या होती है? मजबूती जबरदस्त होती है। अब कह रहा 5S कंसेप्ट, ये क्या है? जो मेरा 5S कंसेप्ट है ना, ये इम्प्रूवमेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। ये मेरा सॉफ्ट स्किल है। क्या है ये? सॉफ्ट स्किल है। ये 5 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। जिस S को हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहला S हमारा क्या होता है? शॉर्ट। दूसरा S क्या है साहब जी? जल्दी बताते चलिएगा। पहला S मेरा शॉर्ट है। दूसरा सेट इन ऑर्डर है। दूसरा क्या है? पहले जो अननेसेसरी चीज उसको छांटिए, फिर सबको क्रमबद्ध योजना के साथ सिस्टमेटिक अरेंज करिए, फिर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निखारिए, फिर आप क्या करिए साहब? स्टैंडर्डाइज करिए, फिर क्या करिए? स्टैंडर्डाइज करिए, और तब जा करके आप क्या करिए? सबसे लास्ट में सस्टेन करिए। क्या करिए? सस्टेन करिए। आपने जो प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड लेवल पर बनाया है, उस गुणवत्ता को, उस मानक को आप मेंटेन रखिए। औद्योगिक सुरक्षा के अंतर्गत सॉफ्ट स्किल का यह क्या है? एक महत्वपूर्ण पैमाना है। तो इसका दूसरा चरण था सेट इन ऑर्डर। इसी सेट इन ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहते हैं। क्या करते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप खाना बनाने के लिए जब बैठते हो, तो सारी चीज़ों को, बर्तन साफ करके, गैस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, आपका खाना बनाने का जो भी सामग्री है, सब कुछ को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, फिर आप काम चालू करते हैं। ऐसा नहीं ना कि इधर गैस ऑन कर दिए हैं, फिर मार्केट सब्जी लाने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है, इसका दूसरा चरण है, जो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, टाइम की बचत करता है, और हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने में कामयाब होता है। तो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर बी डियर फ्रेंड। चलिए, विभक्त कला फेज में स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो आपका स्प्लिट फेज मोटर में हमारी क्या होती हैं? ये ध्यान दीजिएगा साहब, हमारी होती हैं 2 तरह की वाइंडिंग। एक हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी मेरी मेन वाइंडिंग। ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये मेरा क्या है? मेन वाइंडिंग है। और आप सभी को मैंने बताया है, मेन वाइंडिंग में हम 2/3 टर्न लपेटते हैं, इसमें हम लोग 1/3 टर्न लपेटते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्टेंस ज़्यादा, रिएक्टेंस कम होता है। यहाँ पर मेरी रेजिस्टेंस कम, मेरी रिएक्टेंस क्या होती हैं? अधिक होती हैं। और ध्यान रखिएगा, हम जो रोटर यूज़ करते हैं वह स्क्वायरल केज टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्क्वायरल केज टाइप का होता है। 2 भागों में करंट बंटती है।
IM और इधर आपका IS। ऑन बिहाफ ऑफ दिस आप याद रखिएगा, आरंभिक कुंडली में मेरा क्या होता है साहब, उच्च आपका रेजिस्टेंस होता है, लो मेरी क्या होती है, इंडक्टेंस होती है। ऑप्शन डी हम ले लेंगे। चलिए, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है, ठीक है, फेरा अनुपात क्या दे दिया है, 10 दे दिया है, ठीक है, टर्न रेशियो, और आपसे कह रहा है इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ हमारी क्या है, 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट सप्लाई क्या होगी साहब जी, हम जानते हैं मेरे ट्रांसफार्मर में आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आपकी सेम होती हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर, याद रखना, आवृत्ति और शक्ति दोनों को क्या करता है साहब, कांस्टेंट रखता है। बदलता मेरा क्या है, वोल्टेज बढ़ती घटती है, मेरी करंट बढ़ती घटती है, यह ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। इसीलिए इन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो मेरा जितना था इनपुट के तरफ फ्रीक्वेंसी, उतना ही मेरा सरकार क्या हो जाएगा, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी। और याद रखना फ्रिक्शन लॉसेस भी 0 होती हैं, इसीलिए इसकी इफिशिएंसी 97 से 99% के बीच होती हैं। लैच कैसा सर्किट है साहब, ये लेवल ट्रिगर्ड सर्किट है। कैसा सर्किट है, लेवल ट्रिगर्ड सर्किट है, जीवन भर के लिए याद रख लेना, ठीक है, क्या है, लेवल ट्रिगर्ड सर्किट है, इसमें कोई शक नहीं है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार, हमारे परिपथ को बाईपास करने वाली तार कि भाई साहब इधर से करंट न जाकर के उधर से निकल जाए, उसको हम लोग जंपर कहते हैं। क्या कहते हैं, जंपर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका हम लोग बहुतायत क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार कह रहा है 1500 RPM पे चल रहा है, 2 पोल का सिंक्रोनस मोटर है, मेरा अल्टरनेटर है यदि, तो डेफिनेटली सिंक्रोनस जनरेटर है, तो डेफिनेटली मेरा यहाँ जो स्पीड दिया है वो NSE होगा, वह आपका 1500 RPM हमें दे दिया है, ठीक है। पोल का मान हमें 2 दे दिया है, F बराबर वाट पूछ रहा है, तो चलिए जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें मालूम है NS बराबर 120 F/P होता है। यहाँ से आप क्या करिएगा, NS इंटू P बराबर 120 F, तो आपका F क्या निकल जाएगा, NS इंटू P बटा 120 हो जाएगा। NS का मान मेरा कितना है साहब, 1500 है, P मेरा कितना है, 2 है, अब बटा कर दीजिए 120, सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा 60, ठीक है ना। अब बताइए साहब कितना मान हो रहा है, हाउ मच विल बी द वैल्यू, हाउ मच विल बी द वैल्यू, 0 से 0 कट गया, कितना अच्छा क्या 150 कितना अच्छा क्या 150, खटाखट बताइए 25 क्या हो गया आपका साहब, 25 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो मेरी क्या हो रही हैं, 25 हर्ट्ज मेरी आवृत्ति हो रही है, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पोल पर 1500 RPM मिलेगा, हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, 25 हर्ट्ज होगी। 3000 मिलेगा जब 50 हर्ट्ज होगी। एक कंडक्टर में विद्युत करंट किसके कारण प्रवाह होता है, तो मेरे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है, जल्दी से मेरे विद्वान साथियों जवाब दे दीजिएगा, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यह प्रवाह किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कंटिन्यूअस फ्लो के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की धारा के क्या होती है, अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, मेरे करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और करंट को हम लोग I=Q/T भी कहते हैं, और आप जानते हैं Q बराबर N इंटू E होता है, तो I बराबर क्या होगा, N इंटू E/T भी हो जाएगा, जहाँ N हमारी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, N मेरी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बैटरी के सेल के पैरेलल संयोजन से, तो यदि हम लोग सेल का पैरेलल संयोजन करते हैं तो आप जानते हो साहब क्या होता है, पैरेलल संयोजन से वोल्टेज तो मेरी सेम रहती हैं, वोल्टेज क्या होती हैं, मेरी सेम होती हैं, लेकिन मेरे धारा के मान में क्या होता है,
परिवर्तन होता है। तो हम लोग पैरेलल संयोजन किस लिए करते हैं? तो धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए। किसके लिए साहब? धारा क्षमता को बढ़ाने हेतु पैरेलल संयोजन करते हैं। और याद रखना, हम लोग श्रेणी संयोजन जो करते हैं, श्रेणी संयोजन जो करते हैं वह किस लिए करते हैं? तो यह हम लोग वोल्टेज क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं साहब? यह हम लोग वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। तो जब वोल्टेज बढ़ाना हो तो श्रेणी, करंट बढ़ाना हो तो पैरेलल, और जब मिक्स करना है, मिक्स करेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेगी। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेजिंग करते समय निम्न में कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में यूज होता है? तो ब्रेजिंग तो आप जानते हैं क्या है, मेरा हार्ड सोल्डर है ना। और यह 450 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर ही मेरा क्या होगा? पिघलेगा। नॉर्मली 650 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस का रेंज होगा। उसमें लेड और टिन तो मेरा सस्टेन ही नहीं करेगा, है कि नहीं है। हम किसका यूज कर सकते हैं? आप ही मुझे बताने का कष्ट करिए। व्हाट शुड बी कंसीडर? तो डियर फ्रेंड, वी ऑलवेज कंसीडर व्हाट? हम पीतल का प्रयोग कर लेंगे। किसका कर लेंगे साहब? हम पीतल का प्रयोग कर लेंगे, तांबा का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, फेरस फिलर का हम प्रयोग कर लेंगे, नॉन फेरस मटेरियल का, ठीक है कि नहीं। तो किसका यूज हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम कॉपर का भी यूज करते हैं। कॉपर भी आपका कितना है? 1084 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, समझे कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो हमारे लिए जो यहाँ पर सुटेबल उत्तर होगा, आई थिंक नॉन फेरस मटेरियल के रूप में पीतल को हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, चांदी का भी यूज होता है साथियों, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधक का कलर बैंड BRYG है, मान क्या होगा? B4 यहाँ पर क्या क्लियर नहीं कर रहा है। B4 मेरा क्या है? ब्लू हो सकता है, ब्लैक अगर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या नहीं तो मेरा ब्राउन हो सकता है। यही दो चीज होगा। तो ब्लू है कि ब्राउन है? ब्लू की चांसेस कम है, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में हमारा ये बी का जो मान है ब्लू का, उसका कोड कहीं टैली नहीं कर रहा है। तो हम लोग ब्राउन ही लेते हैं, जो कि 1 हो गया, रेड का 2 कोड हो गया, येलो का 4 हो गया, ग्रीन का कितना हो गया? याद है? BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा ग्रीन का कितना है? 5 है। ग्रीन का कितना है? 5 है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या हो गई सरकार? फटाफट बताइए। हम लोग बी के लिए AB × 10 के पावर C ± D% हम लोग लिखते हैं। यही ना मेरा मेथड होता है, तरीका होता है। अब इस सिचुएशन में आ जाइए। आपका A के जगह पर 1, B के जगह पर 2 12, और 10 के जगह पर C के जगह पर मेरा क्या है? C के जगह पर मेरा येलो है, तो यानी 10 की पावर 4, और प्लस माइनस आपका ग्रीन, यानी 5% हम लोग ले लिए। तो क्या हो जाएगा? 12 × 10 के पावर 4 और प्लस माइनस 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही हम लोगों को ले लेना है साथियों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कंफ्यूज करिए, जैसे यहाँ बी को लेके क्लियर नहीं था, BRYG खाली लिख दिया। बी में तो कन्फ्यूजन स्वाभाविक है, होता है कि बी मतलब ब्लू है, कि बी मतलब ब्राउन है, कि बी मतलब ब्लैक है। तो वैसे कंडीशन में आप एक बार ऑप्शन पर आ जाइए। ऑप्शन में आपका 2 1 1 2 मिल रहा है, कहीं भी हमारा 0 का मामला नहीं है, कहीं भी हमारा ब्राउन ब्लू रहता तो 6 नहीं है। तो इसीलिए जब 0 और 6 नहीं टैली कर रहा है, तो डेफिनेटली है कि क्या लिया होगा? ब्राउन लिया होगा, तभी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए।
यदि किसी धातु के तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो कह रहा है धातु के तार का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस का क्या मान होगा। हम सब जानते हैं मेरी प्रतिरोध क्या होती है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब आप क्षेत्रफल को क्या कर दिए सरकार, दोगुना कर दिए, तो डेफिनेट सी बात है मेरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा है ना। यहाँ जब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको दोगुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, घट जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बिना किसी चिंता के क्या ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, पहले की अपेक्षा अब मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। ठीक है, चलिए 4 गुना करते तो कितना होता, 2 गुना होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर का डेसिपेशन फैक्टर, माय डियर फ्रेंड, आप याद रखिएगा जो डेसिपेशन फैक्टर है वो हम लोग सियरिंग ब्रिज की मदद से क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है हमारी, पोटेंशियोमीटर से हम मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को मापने का काम करते हैं। एसी डीसी दोनों तरह की पोटेंशियोमीटर हमारी होती हैं। अब रही बात हमारी इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर सियरिंग ब्रिज जो है वो धारिता के गुणधर्म को ज्ञात करने में भी क्या होता है, यूज होता है। यानी आपके कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से हमारी प्राप्त हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए साहब, विचुंबकन डैश का प्रक्रम है, कौन सी प्रक्रिया है मेरी विचुंबकन, क्या समझते हैं आप विचुंबकन से, मतलब स्पष्ट है मेरे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को भी आप समाप्त कर दे रहे हैं। यानी रिवर्सल ऑफ क्या है, यह रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब उसके अंदर चुंबकीय गुण के मौजूद रहने की संभावना पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई है। वह चीज आपकी क्या होती है, विचुंबकन हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है डीमैग्नेटाइजेशन की, जहां पर चुंबकन को हम समाप्त कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कुछ भी बचेगा नहीं। और ये अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा किसमें, परमानेंट मैग्नेट में। अगर वहां से भी खत्म कर दिए तो क्या हो गया, विचुंबकित पदार्थ हो गया। अनुनाद आवृत्ति पर सीरीज आरएलसी की शुद्ध प्रतिक्रिया डैश है। तो अनुनाद आवृत्ति पर जो मेरी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफआर, वह कितनी होती है, 1/2π√LC हो जाती है। और ऐसे केस में एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, मेरी जेड आपकी क्या होती हैं, आर के बराबर होती हैं। इस कंडीशन में मेरा पावर फैक्टर कितना होता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरा पावर फैक्टर 1 हो जाता है। और आप सब यहाँ क्या जाएंगे, मेरी शुद्ध प्रतिक्रिया की बात हो रही है, यानी प्योर नेट रिएक्टेंस की बात हो रही है, नेट रिएक्टेंस की बात हो रही है। तो नेट रिएक्टेंस एक्स क्या लिखिएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी लिखिएगा, दोनों बराबर है। तो एक्सएल माइनस एक्सएल कर दें, बराबर 0 हो गया। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्वान मित्रों, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संकर्षण कार्य के लिए, मतलब आपसे कह रहा है साहब जी कि हमारी संकर्षण मतलब आपका ट्रैक्शन, क्या है इसका मतलब, ट्रैक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ट्रैक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, जिसके माध्यम से आप बिजली से ऊर्जा लेते हैं और तब ट्रैक्टिव इफर्ट प्राप्त होती हैं और गाड़ियां फिर पटरी पर, सड़कों पर चल पाती हैं। वो ट्रैक्टिव इफर्ट के माध्यम से गाड़ियों का संचालन के लिए हम किस मोटर का यूज़ करेंगे, तो आप याद रखिएगा डीसी सीरीज का, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसकी टीएसटी क्या होती है, बाकी सभी मशीनों से उच्च होती है। इसलिए वी आर प्रीफरिंग फॉर दिस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चाहे आपका भारी क्रेन हो, है ना, ट्रैक्शन पर्पस हो, ये सारे जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। अगला देखिए साहब, लाइन वोल्टेज का क्या तात्पर्य है, तो हम लोग यहाँ समझ ही लेते हैं। मेरा ये रहा आपका, ध्यान रखिएगा, ये मेरा स्टार का क्या है, एक नेटवर्क है। यहाँ मेरी क्या है, न्यूट्रल है। और ये मेरा क्या है, तो मेरा यहाँ फेज लाइन न्यूट्रल और इसके बीच का लाइट के बीच का वोल्टेज आपका क्या है, फेज वोल्टेज है। दो फेजों के बीच का वोल्टेज क्या है, मेरा लाइन वोल्टेज है। आर और वाई, ये मेरा आर है, ये मेरा आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। तो आपका आर लाइन और वाई फेज के बीच का जो वोल्टेज है,
यह मेरी क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज कहलाएगी। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग विथ साथियों किसी भी दो फेज के बीच का, अब बी और वाई फेज के बीच का लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगी, लाइन वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका यदि फेज होगा तो वो ये वाला होगा, न्यूट्रल और इस फेज के बीच का क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा, समझे कि नहीं। तो बेसिक रिलेशन तो आप जानते ही हैं स्टार डेल्टा में, जो बार बार परीक्षा में आता है। स्टार में हमारी वोल्टेज फेज की लाइन की समान होती है, लाइन करंट आपका √3 फेज करंट होती है। डेल्टा में ऐसा होता है, मैं लिख देता हूं फिर से, डेल्टा में ऐसा होता है VL VPH के बराबर होता है और IL बराबर √3 IPH होती है। और स्टार में हमारा क्या होता है, VL बराबर √3 VPH होता है और मेरी IL IPH के क्या होती है, बराबर हो जाती हैं। ये मामला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CFL का पूरा नाम क्या है साथियों, तो ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अच्छे समय तक ये राज किया था। हमारे जो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं, तापदीप्त बल्ब हैं, फिलामेंट बल्ब हैं, उसको मार्केट से आउट करने में इसका बड़ा योगदान है। लेकिन यह भी अब आउट हो गया, इसकी जगह पे अब क्या आ गया है, LED बल्ब आ गया, ज़्यादा यूज हो रहा है। 8 से 10 गुना ज़्यादा प्रकाश किसका देता था, मेरे इनकैंडेसेंट बल्ब से यह 8 से 10 गुना ज़्यादा प्रकाश देता था। इसकी दक्षता भी क्या होती है साथियों, डेफिनेटली उच्च हो जाती हैं। वर्किंग आवर भी इसका लगभग 10,000 आवर्स के आसपास पहुंच जाता है, 8500 से 10,000 के बीच पहुंच जाता है, ठीक है। और हम लोग इसके द्वारा 60 ल्यूमेन प्रति वाट से लेकर 65 ल्यूमेन प्रति वाट के रेंज तक का प्रकाश को प्राणी में सक्षम हो जाते हैं। चलिए, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज के बीच क्या संबंध है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। डेल्टा में पूछा है लाइन और फेज वोल्टेज, तो सब कुछ यहाँ पैरेलल होती हैं। यहाँ VL और VPH क्या होते हैं साहब, समान होते हैं, बढ़ती हैं पैरेलल होने के कारण। तो सिर्फ मेरी करंट IL बराबर √3 IPH होती हैं और IPS बराबर IL बटे √3 होती है। यही है मेरा मामला और यही है मेरा कंसेप्ट। तो हम कौन सा उत्तर ले लें, लाइन और फेज वोल्टेज की बात कर रहा है, तो दोनों आपस में डेल्टा में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा जब किसी चालक को विलियन में, किसी कंडक्टिव विलियन में सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है तो उसके रंग में होता है परिवर्तन। और जब रंग में होता है परिवर्तन तो ये कौन सी घटना है, तो ये केमिकल के अंदर जो हो रही घटना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए साहब, RC परिपथ का पावर फैक्टर R और C है। रजिस्टर चाहता है साहब वोल्टेज और करंट मेरा सेम फेज में रहे। मेरी कैपेसिटर चाहती है कि मेरी वोल्टेज से करंट क्या करे, लीड कर जाए। तो ना इसकी बात होगी प्योर कैपेसिटर, ना उसकी बात होगी। तो क्या हो जाएगा, मेरी डेफिनेटली साहब वोल्टेज से करंट लीड तो करेगी, लेकिन याद रखिएगा बिलो 90 डिग्री से। क्या होगी, लीड तो करेगी बट बिलो 90 से। तो हम समान रूप से क्या लिख दें, लीडिंग होगी। क्या होगी, लीडिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसी भी चुंबक के भीतर की बात अगर हम करें, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, बाहर 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 तो मेरा डायरेक्शन कैसा होता है, बाहर बाहर तो मेरा डायरेक्शन होता है आपका चुंबकीय बल रेखा N से S की तरफ। लेकिन भीतर में जब हम आते हैं तो S से N की तरफ, भीतर क्या होता है आपका साउथ पोल से लेकर आपका नॉर्थ पोल की तरफ ये होता है। कंसंट्रेशन हमारे किनारे से थोड़ा सा अंदर होता है, यहाँ पर पोल्स होती हैं। तो क्या जवाब दीजिएगा साहब, भीतर में आपका साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा जी, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कह रहा है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है किसके साथ जुड़ा होता है, जरा बताने का कष्ट करिए। सेपरेटली एक्साइटेड का फील्ड वाइंडिंग
ये रहा मेरा यहाँ पर, और इस जगह हमने कर दिया साहब जी सेपरेट एक्साइटेड। ये रहा मेरा आर्मेचर, और ये है मेरी साहब जी फील्ड। क्या है? मेरी फील्ड वाइंडिंग है। तो हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं? RSH भी आपका मन हो तो लिख सकते हैं। तो नॉर्मली कैसे जुड़ा हुआ है जरा बताइएगा। ये मेरे सोर्स के साथ यहाँ ना हम सप्लाई दे रहे हैं, तो मेरे स्रोत के साथ जिस सिस्टम से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, सेपरेट सप्लाई दे रहे हैं, आर्मेचर के साथ नहीं कनेक्टेड है, मेरे इस अलग से स्रोत के साथ है, जो इसको स्पेशल क्या कर रहा है? पावर प्रदान कर रहा है। तो दैट इज हमारी क्या हो जाएगी? स्रोत के साथ श्रेणी में जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी हैं। कह रहा विपरीत पोल हमेशा एक दूसरे को, तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। NS यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? NS। तो ये दोनों में आपकी क्या हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में एट्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा जी? एट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो जब अपोजिट पोल हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और यदि मेरे सेम पोल हो, इधर भी N है, इधर भी N है, तो ये इधर भागेगा, है ना, और ये इधर भागेगा। मतलब अपोजिट पोल सेम पोल रिपेल ईच अदर। क्या करता है? सेम पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। और जब अपोजिट पोल आता है तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि विपरीत पोल हमेशा क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे सरकार? आकर्षित करेंगे। चलिए, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, जवाब दीजिए आप लोग खटाखट। मैं वेट कर रहा हूं 1 सेकेंड, जवाब दीजिए। स्टार कनेक्टेड में फेज वोल्टेज 240 है, लाइन कितना होगा? बताइए विद्यार्थी जी। चलिए, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। VL बराबर आपसे पूछ रहा है, VPH हमको 240 वोल्ट दिया है। हम जानते हैं विद्वान मित्रों क्या होता है। हम जानते हैं VL बराबर √3 VPH होता है, क्योंकि मेरा कौन सा कनेक्शन है सरकार? स्टार है। तो हम VL बराबर √3 VPH का मान कितना दिया है? 240 दिया है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। व्हाट यू गेट, हाउ मच यू विल फाइंड द मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही कहा, 1.732 इंटू हमने 240 कर दिया, मुझे 415 वोल्ट मिला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं देख रहा हूं काफी सारे छात्रों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और अब यही उम्मीद मैं करता हूं कि आपके द्वारा दिया गया उत्तर सही हो और आप सफल हो। दुनिया की कोई ताकत आपको CBT 2 क्रैक करने से ना रोके, यही मेरी इच्छा है साथियों। चलिए आगे बढ़ते, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। कौन से नियम द्वारा प्रेरित EMF की दिशा पहचानी जा सकती है? तो जब ये EMF की दिशा हो जाए तो दाहिना हाथ निकाल लीजिए, दाएं हाथ फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। जनरेटर इसी पर आधारित होता है। यह हमारी कंडक्टर के मूवमेंट के बारे में बता रहा, मोशन को बता रहा है। ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, यह मेरा इंड्यूस EMF और करंट को बता रहा है। तो साहब, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम EMF की दिशा बताता है। लेंज साहब बताते हैं जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध, यानी ये नेगेटिव साइन को इंडिकेट करते हैं। फैराडे का पहला नियम कहता है कि अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कंडक्टर रोटेट कराइए तो कंडक्टर, मेरी अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र उस कंडक्टर को काटती है, EMF उत्पन्न होगा। या इसका उल्टा कर दीजिए, अस्थिर कंडक्टर के बीच में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए तब भी ऐसा हो जाएगा, या अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कंडक्टर को घुमाइए, दोनों स्थिति कीजिए तब भी होगा। लेकिन दूसरे नियम में वो कहते हैं मेरे इंड्यूस EMF का मान जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। ये बात ये कह दे रहे हैं। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसके प्रयोग में ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि को कम कर सकते हैं? देखिए साहब, ट्रांसफार्मर की जो हिस्टैरिसीस हानि है वो KH/BM⁴ 1.6 F/V वाट होता है। और आप गौर करेंगे तो यह डिपेंड करता है साहब मेरा रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण हो रहा है। तो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन मेरा
मिनिमाइज अगर करना है तो वी आर ट्राइंग टू गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक एज हैविंग द KH वैल्यू इज लिटिल, जिसमें KH का वैल्यू बहुत कम हो जाए, इट मीन्स आपका CrGS, इट मीन्स आपका सिलिकॉन स्टील। तो हम लोग क्या करते हैं, कोर में पदार्थ की क्वालिटी को बेस्ट करके, अच्छी गुणवत्ता का पदार्थ यूज करके हम इसको हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग CrGS यूज करने लगे। हम लोग किसका यूज करने लगे, सिलिकॉन स्टील का क्या करने लगे साहब, यूज करने लगे। चलिए CT और PT के पूरे नाम को बताएं। CT मेरा होता है करंट ट्रांसफार्मर, PT मेरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो 2 और 4 आपका सही है। देखिए कहाँ पर है 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए। ये PT जो है ये वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को मापता है। यह मेरी स्टेप क्या है साहब, डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, क्या है मेरा PT, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और मेरा जो CT है यह आपका क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, आपका स्टेप अप के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करता है। DC जनरेटर में कौन सी हानि होगी, कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस होगा, क्या ये तीनों नहीं होगा, डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, तीनों होगा। तो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी, सारी लॉसेस हो जाएंगी। 3 फेज मोटर के स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो 3 फेज मोटर के स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह आपकी रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र होती है। क्या होती है, रोटेटिंग आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैं आपको बता दूं हमारी यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस गति पर चलती है साहब, तो यह सिंक्रोनस गति पर घूमती है, जिसका मान होता है NS बराबर 120 F/P। क्या होता है, NS बराबर 120 F/P। तो हम कौन सा उत्तर दे दें, ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकाली गति पर घूमती है। लेकिन मेरा जो रोटर है याद रखना, उसका स्पीड लेस देन क्या होता है, सिंक्रोनस। क्या होता है इसका स्पीड, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सिंक्रोनस से क्या होती है, कम गति पर यह चलती है। चलिए साहब, तो जो टेस्ट हम आपके बीच चर्चा कर रहे हैं और जिस टेस्ट के हम आखिरी पड़ाव पर हैं, आज 19वां टेस्ट है और आज आपका टेस्ट का काम भी पूरी तरह से समाप्त हो गया है और होली की छुट्टियां भी आज से आरंभ होने वाली हैं। लेकिन साथियों, टेस्ट 20 का डिस्कशन मैं कल सुबह आपकी सेवा में करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो आपसे वादा किया है आपके साथ निभाने का, वो वादा हटने वाला नहीं है, वो वादा छूटने वाला नहीं है। कल सुबह इसी समय वापस हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे और डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी, आप सभी लोग भी जीतौर मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए और एकदम 19-20 तारीख को अपने एग्जामिनेशन को बेहतर परफॉर्म करने का काम करिए। चलिए साहब जी, हमारा क्या है, 20 सेट का टेस्ट कहाँ है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर है और ये बुक भी आप सबके पास आ ही गई होगी, ठीक है। इस बुक की मदद से 6 प्रीवियस सेट को आप देख कर सकते हैं और उसके डिटेल सॉल्यूशन यहाँ दिए हैं, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और 20 सेट हमने प्रैक्टिस के लिए डाला है, जिससे आपकी तैयारी में बहुत बल मिलेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते, जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर हो, यानी मेरा PI के बराबर PCU हो जाए, तो डेफिनेटली मेरी क्या होंगी, ध्यान रखिएगा, इफिशिएंसी आपके ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इट बिकम्स मैक्सिमम एफिशिएंसी डियर फ्रेंड। चलिए, एक ट्रांसमिशन लाइन का फीडर डैश को शक्ति प्रदान करता है, तो मेरा फीडर जो है वह सब स्टेशन से सब स्टेशन को जोड़ता है, साथ ही साथ वह मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को शक्ति प्रदान करता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा है मेरा कौन, सर्विसमैन। कौन जुड़ा है, सर्विसमैन, जो कि कंज्यूमर है, हम लोग हैं। हम लोगों को फिर क्या होती है, उससे साहब बिजली की प्राप्ति होती है। तो हम क्या जवाब दे दें यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर को फीड करता है। याद रखिएगा, फीडर से हम कभी भी कटिया वगैरह नहीं फंसा सकते, वोल्टेज का रेंज ज़्यादा होता है और हमें पूरी तरह से हमारे सिस्टम के क्षत विक्षत होने का, क्षय होने का, डैमेज होने का पूरा चांस रहता है। अब कह रहा 2 कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, यानी L1 आपका 4 मिली हेनरी है, L2 भी आपका 9 मिली हेनरी है,
कपलिंग कॉफिशिएंट के 0.5 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M का सूत्र ही होता है K अंडर रूट L1 L2। ठीक है, तो हम K का मान क्या है, मेरे पास 0.5 है। अब हम L1 L2 की जगह पे 9 इंटू 4 लेते हैं, तो 0.5 इंटू अंडर रूट 36। ठीक है, तो 36 का 6 हो गया, कितना हो गया साहब, आपका 3 मिली हेनरी आ गया। कितना आ गया, 3 मिली हेनरी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है विद्यार्थी जी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक जवाब आपने दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अल्टरनेटर द्वारा जनरेटेड ईएमएफ का परिणाम डैश को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो हम किसी भी अल्टरनेटर में जो जनरेटेड वोल्टेज का, जनरेटेड ईएमएफ का परिमाण है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। एक छोटी बात जो आप जीवन भर याद रखिएगा वो यही है कि मेरे अल्टरनेटर की जब हम बात करेंगे, क्या करेंगे साहब, हम अल्टरनेटर की बात करेंगे, तो आप सब जानते हैं यह एक ही स्पीड सिंक्रोनस पर हमेशा संचालित होता है। इसके डीसी एक्साइटेशन इसके रोटर को हम लोग देते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो सके, विकास हो सके। ये बात तो हम लोगों को क्लियर है। अब अगली चीज क्या है, जरा वो भी केयरफुल ढंग से देख लीजिए साहब। वह है हमारा क्या, कि ईएमएफ जो उत्पन्न होती है वह तो यहाँ पर डायरेक्ट एसी ही होती है, और डायरेक्ट हमारे लोड को एसी ही दी जाती है। तो अब यहाँ पर किसको बढ़ाकर साहब, रोटर कुंडलन में एक्साइटेशन को बढ़ाकर, तो हम लोग क्या जवाब दे देंगे, अगर मेरी एक्साइटेशन बढ़ती है तो इसका भी मान बढ़ेगा। और यहाँ जो ईएमएफ है उसका मान मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये होता है 4.44 5 m kp kd इंटू टी। क्या हो जाता है, 4.44 kp kd 5 इंटू टी हो जाता है एक फेज का। साथियों ध्यान रखिएगा, जहाँ केपी पिच फैक्टर है, केडी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, दोनों को हम मिला दें तो बन जाता है वाइंडिंग फैक्टर, तो इसको केडब्ल्यू से भी सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा 6 पोल की मशीन के लिए फुल पिच कॉइल का कॉइल स्पैन कितना होगा। तो हम सब जानते हैं फुल पिच कॉइल के लिए मेरी कॉइल स्पैन क्या होगी। तो फुल पिच कॉइल के लिए, फुल पिच कॉइल हेतु हमारा कॉइल स्पैन हो जाएगा साथियों 360 बाय, आपका पोल कितना है, 6 पोल है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा 360 बाय 6, तो नीचे 6 कर दीजिए, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया मेरा, किस में, मैकेनिकल में आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 60 मैकेनिकल पर शिफ्ट होता है। क्या होता है, 60 मैकेनिकल पर शिफ्ट होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, वाट मापी डैश का रीडिंग लेता है। अभी मैंने चर्चा किया ही था, वाट मापी जब भी लेता है वह कौन से पावर का, तो मेरा एक्टिव पावर तो वह लेता है, लेकिन वह एक्टिव पावर में, सही बात है कि एक्टिव पावर लेता है VI cos phi ही मापता है, लेकिन इस एक्टिव पावर में कौन सी पावर, तो मेरी एवरेज शक्ति, कौन सी शक्ति, औसत शक्ति को मापने का काम करता है। चलिए साहब, एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में तापमान को नियत करने के लिए, यानी ताप नियत यदि रखना है, तो इसके लिए सदैव याद रख लेना किसका प्रयोग करते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। और ये थर्मोस्टेट जो होती हैं बाय मेटालिक स्ट्रीप की बनी होती हैं। क्या होती हैं, बाय मेटालिक स्ट्रीप की बनी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और साथियों याद रखना, इस थर्मोस्टेट का अर्थ ही होता है नियत उष्मा, कांस्टेंट उष्मा। तो ये थर्मोस्टेट हमारे टेम्परेचर को क्या करती है, नियंत्रित ही नहीं करती, बल्कि अगर आपने जिस कॉटन के कपड़े के हिसाब से सेट किया है, अगर उस रेंज तक टेम्परेचर है तो ठीक है, उससे जैसे बढ़ता है मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट, और जैसे उस नॉर्मल हीट से कम होती हैं तो तुरंत मेन सप्लाई आपकी चालू कर देता है। ये सारे ऑपरेशन ये करता है। तो हम लोग क्या जवाब दें, यहाँ थर्मोस्टेट है नहीं, तो हम कौन सा चीज ले लें, हम यहाँ बायोमेटालिक स्ट्रिप ले लें, ऑप्शन नंबर डी। करा मेगर है, कैसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है मेगर, ये तो हम सब जानते हैं कि मेगर पावर
इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। ये मूविंग कॉइल टाइप का है, एमएमसी पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है यह। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो एनालॉग मेगर था उसमें डीसी जनरेटर का हम लोग प्रयोग करते थे, जिसको हैंड ड्रिवेन कहा जाता था, हाथ से चलने वाला। उसको घुमाने के लिए हमारी जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी, 160 आरपीएम की हमारी स्पीड होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। इस मेगर को हम लोग अर्थ टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और यह 0.1 मेगा ओम से अधिक के, क्या साहब, 0.1 मेगा ओम से अधिक के प्रतिरोध को मापता है। क्या करता है, उससे अधिक के प्रतिरोध को मापता है। और आप ध्यान रखेंगे मेरे विद्वान साथियों, क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि यह जो मशीन है मेरी, ठीक है, इसका स्केल 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। अगर 0 है तो सर्किट शॉर्ट हो गया। मोडल लूप टेस्ट, वर्ले लूप टेस्ट, हम जो केबल का आइडेंटिफाई करते हैं, फॉल्ट लोकलाइजेशन करते हैं, वो सब चीज़ भी यहाँ से पता चल जाती है। इंट्रिंसिक अर्धचालक, ये क्या है, आपका शुद्ध अर्धचालक है, ठीक है। इसमें इम्प्यूरिटी आप मिलाइएगा, ठीक है ना, इसमें इम्प्यूरिटी मिलाइएगा तब यह एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। क्या होगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। और एक्सट्रिंसिक जब ये बनेगा, एक्सट्रिंसिक जब ये बनेगा तो इसकी चालकता उच्च हो जाती है। तो हमारे इंट्रिंसिक में क्या होता है सरकार, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के समान हो रही होती है। और यहाँ पर यह पूरी तरह से अचालक की तरह व्यवहार कर रहा होता है, ठीक है, अचालक की तरह व्यवहार कर रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा 300 केल्विन तक, तब फिर चेंज होगा। मेगर में करंट कॉइल की संख्या कितनी है, क्वेश्चन तो बड़ा दमदार लग रहा है जी, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। मेगर में करंट कॉइल कितनी है, करंट कॉइल दिस मच, सिंगल, कितनी है, सिंगल, एक है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, यहाँ भी देख रहे हैं मैग्नेट, मैग्नेट, ये पोल पीस है, परमानेंट मैग्नेट, बीच में जनरेटर। तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है किसके जैसी है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप की। तो सिंगल क्या होता है, मेरा कॉइल होता है। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन का कितना प्रतिशत वास्तव में एनर्जी में बदलता है। आप आज भी जान लीजिए 58% के आसपास हमारी आज भी निर्भरता किस पर है, थर्मल प्लांट पर है। किस पर है साहब जी, थर्मल प्लांट से लगभग कुल एनर्जी का 58% तक हम अभी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो हम विशेष रूप से किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थर्मल प्लांट पर। और इस थर्मल प्लांट में ऊष्मा का प्रयोग करके क्या होता है साहब, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका उपयोग करके, हीट का। और वो हीट कहाँ से, हम कोयले के द्वारा ऊर्जा लेते हैं। और इस कोयले के माध्यम से ऊष्मा का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और उस ऊष्मा से हम लोग पानी को बॉयलर में क्या करते हैं, भाप बनाते हैं। और भाप से फिर आपकी टरबाइन घूमती है। और टरबाइन से फिर मेरा क्या अटैच रहता है, जनरेटर। और तब हमको फिर बिजली की प्राप्ति होती है। समान ये प्रक्रिया यहाँ पर होती है साथियों। तो आपको जवाब ये देना है कि हमारा कितना प्रतिशत, तो मात्र साहब 35% ही किसमें बदल पाता है, हम एनर्जी में बदल पाते हैं। ऊष्मा के मात्र 35% भाग को समान रूप से हम कहाँ बदल पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा साहब, हम बदल पाते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो कन्वर्जन रेट इसका कम है, इसकी इफिशियंसी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी इफिशियंसी 29 से 30% से ज़्यादा नहीं लेते हैं। हालांकि सुपर क्रिटिकल बॉयलर सबका यूज किया है हमने, तो इफिशियंसी थोड़ा बढ़ा है। लेकिन एग्जामिनेशन में 30 से ऊपर आप जल्दी नहीं जाइएगा। थर्मोकपल कैसा डिवाइस है जी, कह रहा है थर्मोकपल कैसा डिवाइस है। तो याद रखना, थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। खटाखट जवाब दीजिए, खटाखट जवाब दीजिए। सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ऊष्मा ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। क्या कर रहा है ये, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। देखिए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका है उस तरह का, गतिज से ऊष्मा है, यांत्रिक से ऊष्मा है, विद्युत से ऊष्मा है। तो विद्युत से ऊष्मा तो इसमें नहीं है, यहाँ तो ऊष्मा से विद्युत है। क्या है, ऊष्मा से विद्युत है। तो यहाँ पर पासा को पलटना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा,
ध्यान रखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम थर्मोकपल करेगा। तो इसको सुधार लेना होगा, ठीक है। क्या करता है? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोकपल में हम लोग वही कर रहे हैं कि दो डिसिमिलर मेटल के बीच अगर तापमान का अंतर होता है तो उस तापांतर के कारण विद्युत क्या होती है, उस तार से प्रवाहित होने लग जाती हैं, जो कि समान रूप से सीबेक इफेक्ट है। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। किसी डायोड की लीकेज करंट किसके कारण होता है? जीवन भर याद रखना, किसी भी डायोड में जो लीकेज करंट होता है माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। और हम लोग जब कभी भी रिवर्स बायसिंग में उस डायोड को, या अगर कोई फॉरवर्ड में काम करने वाला है तो उसको हम रिवर्स में कर दिए, रिवर्स में है तो फॉरवर्ड में कर दिए, जब कभी भी हम ऐसी स्थिति के पास पहुंचते हैं तो खास करके हम दूसरे की बात छोड़े, हम डायोडी की बात लें, जो कि डायोड मेरा समान रूप से पीएन जंक्शन डायोड है। यह क्या है? मेरा पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसमें नॉर्मली हमारा क्या होता है, जो लीकेज करंट डेवलप हो रही है वो मैग्नेटिक कैरियर के कारण हो रही है। मेरा डिप्लीशन लेयर यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है, रिवर्स की मेरी करंट क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। चलिए साहब, कह रहा 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दुगने धारा को सहने की ताकत किसमें है? तो 3 से 4 सेकंड तक अपने से दुगने धारा को सहने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एचआरसी फ्यूज में है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज में है, बाकी किसी में नहीं है। हाइड्रो एनर्जी का सिद्धांत क्या है? जल विद्युत प्रभाव पर है साहब। यानी आप पानी को जमा करके रखते हैं पेन स्टॉक से, उस पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी में खटाक से बदलते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जी का प्रवाह किस पर होता है? टरबाइन पर। तो यहाँ मेरा क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी। और फिर यह टरबाइन से कपल होती है मेरी जनरेटर, और इस जनरेटर के माध्यम से हमारा शाफ्ट क्या होता है? इस टरबाइन के साथ जुड़ा होता है, वो घूमता है। परिणाम ये होती है कि अस्थिर चुंबकीय, आपकी घूमती हुई चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर स्थिर कंडक्टर, तो हमको 3 फेज में क्या होता है? वोल्टेज का जनरेशन हो जाता है, ईएमएफ की प्राप्ति हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साथियों, मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, जल विद्युत। और इसमें ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल हो रहा है? जल का इस्तेमाल हो रहा है। और आप याद यह भी रखेंगे कि इससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, गेस्टेशन पीरियड, इसका जीवन काल लंबा होता है। इतना ही नहीं साथियों, इसकी इफिशिएंसी 85% से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। लागत ज्यादा है, लेकिन संचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम है। किसके द्वारा कोरोना की पहचान नहीं की जा सकती? धुंधली बैगनी चमक बिल्कुल हो जाती है, ओजोन की मुक्ति बिल्कुल हो जाती है, हिसिंग नॉइज बिल्कुल हो जाती है। जल प्रदूषण से हमारे कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा साहब, जल प्रदूषण से हमारे कोरोना का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होती है और यांत्रिक क्षति से कम प्रभावित होती है? सबसे ज्यादा टिकाऊ और मजबूत मेरी कौन सी वायरिंग है? यही छोटा सा प्रश्न मेरा आप सभी लोगों से है। मुझे लगता है अभी तक लगभग हम लोग जो हैं 2000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, और इस 2000 के सफर में यह क्वेश्चन निश्चित रूप से बड़ा वैल्यूएबल और मार्मिक क्वेश्चन है। आप यहां से कंफर्म हो गए। कंड्यूट, आपका कंड्यूट दो तरह का है, एक आपका कंसील कंड्यूट दीवार के भीतर है, एक सरफेस कंड्यूट दीवार के ऊपर है। चाहे भीतर हो चाहे ऊपर हो, दोनों ही कंडीशन में मजबूती तो रहती है, लेकिन अगर दीवार के भीतर हो तो जबरदस्त मजबूती होती है, सुंदरता भी बढ़ती है। हम लोग प्रयोग किसका कर रहे हैं? तो ध्यान रखना साहब, हम लोग कंसील कंड्यूट का, छिपी हुई का ही प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सिंगल कोर केबल में क्या नहीं होता? अब सिंगल कोर केबल है तो फ्लेक्सिबल केबल होगा, उसमें हमको स्टील आर्मरिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अननेसेसरी उसको हमें इसको परेशान करने की जरूरत नहीं है। सिंगल कोर में तो फिर आप कहाँ से आर्मरिंग दीजिएगा, उतनी मजबूती करिएगा तो काम चलेगा। मेरे घर में जितने भी केबल हैं उस समय आर्मरिंग रहता है? नहीं ना रहता है। मेन पोल से आप लेके आते हैं तार ताकि कोई काट न ले, तो उस जगह पर हो सकता है कि आर्मरिंग आप दें, लेकिन कमरे के भीतर जितने भी तारे हैं
सारी मेरी कैसी तार है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल तार के लिए हम कभी ऐसा नहीं करते साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी स्विच जब भी लगाए जाएंगे लाइव वायर पर लगाए जाएंगे, और लाइव वायर के साथ कैसे लगेंगे, श्रेणी में लगेंगे। मेरी स्विचेज कैसी डिवाइस है साहब जी, याद रखना, ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्या है? कंट्रोलिंग डिवाइस है। अगर आपने एक बार क्या कर दिया साहब, ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आपने स्विच बंद कर दिया तो सब बंद, ऑन कर दिया तो सब चालू। तो ये कंट्रोल कर रहा है किसको? धारा को। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का स्टैंड तापमान, सिलिकॉन मेरे तापमान को सहने के लिए क्या होती हैं? बढ़िया होती हैं। या उच्च तापमान को सहने की ताकत रखती हैं, और इसकी क्षमता हम लोग कहाँ तक ले लेते हैं? 250 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं। यही गुण है जिसके कारण यह सर्वाधिक क्या हो रहा है? सौर सेल के निर्माण में प्रयोग हो रहा है। मेरी जर्मेनियम जो है उसकी कम होती हैं, वह मैक्सिमम आपका वही 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक मुश्किल से पहुंच पाती हैं। इसीलिए जर्मेनियम का हम प्रयोग किसके निर्माण में नहीं लेते हैं? तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में, यानी सॉरी, हम जो है साहब जर्मेनियम का प्रयोग सौर सेल के निर्माण में नहीं के बराबर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या है? 70 का साहब बी, 250 तक। नीचे दिए गए किस प्रकार के स्विच को प्रदर्शित किया गया है? एक मेरा कॉमन है कि यहाँ लाइन 1 लाइन 2, तो ये नहीं देख करके आपको लग रहा है कि मेरा कैसा है? डबल पाथ है, क्या है? दो रास्ते से करंट जा सकती है इसमें। जब जहाँ जैसी सिचुएशन महसूस होगी, तो हमारा एक ऐसा स्विच है सिंगल पोल का द्विप्रभाव है। पोल तो मेरा एक ही है, लेकिन द्विध्रुवीय है। यहाँ पर इधर मेरा क्या है? डबल थ्रो है, इधर से भी इधर से भी, जिससे इच्छा होगी उससे हम करंट ले जा सकते हैं। ये आपका सिंगल पोल, ठीक है, और डबल थ्रो। तो ऑप्शन ए हो गया। यहाँ लिखा गया है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो 1 2, ये ओपन सर्किट है। फिर आपका ये लाल वाला क्या है? क्लोज सर्किट है। तो याद रखना, पोल मेरा एक ही है, कनेक्शन भी एक ही है, तो सिंगल थ्रो। पोल मेरा एक है लेकिन कनेक्शन 2 है, तो डबल थ्रो। तो याद रखिएगा, ऐसा सिंबल रहे तो सिंगल पोल डबल थ्रो। एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या है? खटाखट बता दीजिए। एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या है? यहाँ तो जनन नहीं होता है, इजी ट्रांसमिशन नहीं होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन बहुत आसान होता है किसमें? एसी में। बिल्कुल सही बात है। दिक्कत यही है कि हम लोग स्टोर सिर्फ किसको कर सकते हैं? तो सिर्फ स्टोर हम लोग डीसी को कर सकते हैं। इसको एसी को स्टोर करना संभव नहीं है। एसी को स्टोर करना क्या है साहब? संभव नहीं है। आप क्या, दुनिया की कोई भी ताकत क्या कर सकती है? एसी को स्टोर नहीं करवा सकती है। सिर्फ और सिर्फ हम डीसी को स्टोर करते हैं। और कहाँ स्टोर करते हैं? बैटरी में, सेल में करते हैं। कहाँ करते हैं जी? बैटरी में, सेल में करते हैं। और फिर इन्वर्टर लगा करके उस डीसी को एसी में बदलने का काम करते हैं। जीवन भर गांठ मान लेना। स्क्वायरल केज मोटर की गति क्या होती है? साथियों याद रखना, स्क्वायरल केज मोटर की गति हम लोग पोल की संख्या बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा पोल मेरे स्पीड का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो वी आर गोइंग विथ डियर फ्रेंड, स्टेटर पोल की संख्या को चेंज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। कह रहा भारतीय बिजली नियम 1956 सभी मीडियम वोल्टेज उपकरणों को क्या सलाह देता है, क्या गाइड करता है? ये कहता है कि जितने भी मेरे मीडियम वोल्टेज उपकरण हैं, कम से कम 2 अलग अलग विशिष्ट कनेक्शन से अर्थ से जोड़ना चाहिए। 2 इसीलिए क्योंकि एक फेल हो जाए तो दूसरे से काम चले, आपका जीवन सेफ और सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं साहब, याद रखना, यह भी बताता है कि दोनों जो अर्थिंग कीजिएगा वह एक दूसरे के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, सीरीज में नहीं, ताकि मेरा अर्थ का लीकेज रेजिस्टेंस क्या हो जाए? मिनिमम रहे। और हम अर्थ में जो हमारी क्या है? रेजिस्टेंस मिनिमम रहे, और लीकेज करंट मेरी धड़ल्ले से, तेजी से, फ्लक्चुएशन बिना रुकावट के धड़धड़ाते हुए तेजी से जाए, बड़े मजे से जाए। कह रहा ट्रांजिस्टर आधारित ऑसिलेटर में ऑसिलेशन जारी रखने के लिए, हमारा ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपका
क्या शर्त लूप गेन के बारे में पूछ रहा है, कितना होना चाहिए। तो सरकार ध्यानते हैं बार्क हुसैन साहब की क्राइटेरिया के आधार पर इसका मान 1 ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम क्या दे दे साहब, 1। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो कुल पास लब्धि है वो 1 के बराबर होती है। तो साथियों आज यहीं पर आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आप सब लोग वादा करिए कि खूब मन से पढ़ेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। मैं आपके बीच बना रहूँगा, जहाँ भी आपको दिक्कत कठिनाई महसूस होगी आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैंने डेवलप करके आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है भेज दिया है। ठीक है, उसको भी एक बार आप रीड कर लें। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के नाम से जो टेलीग्राम है उस पर भी हमने भेज दिया है। ऑनलाइन के सभी छात्रों को एप्लीकेशन पर हमने लोड कर दिया है। जिन भी बच्चों को उससे थोड़ी मदद मिलती है ये उनकी किस्मत होगी, उनकी अपनी मेहनत होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं कल। चलिए।